हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है आधुनिक इतिहास का विवेद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 19वीं शताब्दी में रूस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। रूस एवं ईरान तत्कालीन फारस के मध्य हुई तुर्कमन चाय की संधि के पश्चात रूस के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज घबरा गए। इंग्लैंड में विशेषज्ञों ने भारत संकट में है का नारा लगाया। अब एक वैज्ञानिक सीमा की खोज आरंभ हुई। उत्तर पश्चिमी दरे भारत के प्रवेश द्वार के चाबी थे। यह सोचा गया कि अफगानिस्तान को एक मित्र या समर्थक शासक के अधीन होना चाहिए। यही एंग्लो अफगान संबंधों का आधार बना। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1866-67 ने भीषण रूप धारण किया। 1865 ईस्वी में सूखा पड़ा और 1866 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी। अकाल की सबसे ज्यादा जो प्रभाव था उड़ीसा में ज्यादा था। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जन क्षति हुई। अनुमान है कि लगभग 13 लाख लोग तो उड़ीसा में ही मृत्युग्रस्त हो गए। इस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया। उड़ीसा अकाल भारतीय अकालों के इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके पश्चात सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। याद रखिएगा, किसकी अध्यक्षता में? सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। वस्तुतः पिंडारियों का पहला उल्लेख मुगलों के महाराष्ट्र पर 1689 ईस्वी के आक्रमण के समय आता है। बाजीराव प्रथम के काल में ये अवैतनिक रूप में मराठों की ओर से लड़ते थे और केवल लूट में भाग लेते थे। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता थे। कौन कौन? चीतू, बासिल मुहम्मद तथा करीम खां। 7 जुलाई 1896 को बंबई के वासन होटल में मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से ल्यूमियरे बंधुओं फ्रांस, इसके द्वारा भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गांधी एवं तिलक दोनों ने ही भारत का व्यापक दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वह महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। जीवी मावलंकर जो वर्ष 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। इस संदर्भ में अंग्रेजों के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा था, आपकी विग इस गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है। वे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने। प्रख्यात संविधानविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गुरुदेव की संज्ञा, याद रखिएगा, प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को प्रदान की गई है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था। 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया जो 1921 में विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते थे। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, इसके समय महात्मा गांधी ने कहा था, आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। देखिए, इन सभी पॉइंटों पर गौर से ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पीछे जितने भी आप लोगों ने डिस्कशन सुना है, रिवीजन किया है, सभी का ये निचोड़ है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए,
प्रत्येक वस्तु जो है प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। यह कथन किनका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन है? फ्रैंक मोरिस है। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। इसमें लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें सनातनी, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी भी सम्मिलित थे। ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पेशावर जिले, जो कि अब पाकिस्तान में है, इसके एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खां सामान्यतः सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, याद रखिएगा, बादशाह खां, फक्र अफगान आदि नामों से इन्हें जाने जाते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खां है जो, ये किन के नामों से जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खां, फक्र अफगान आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। 1987 में भारत रत्न की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। वे व्यवसाय से चिकित्सक थे। 1939 में वे सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए थे। 1929 में भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। जे.एच. व्हिटली इसके अध्यक्ष हुए। कौन? जे.एच. व्हिटली। इस आयोग का उद्देश्य भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं और बागानों में श्रम की वर्तमान परिस्थितियों, कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य, क्षमता और जीवन की स्थिति तथा नियुक्ति कार्यों और नियुक्तियों के बीच संबंध पर सिफारिशें करना था। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 है, यानी जो बंगाल में अकाल पड़ा 1943 में। इस दुर्भिक्ष से बंगाल में जो है एक अनुमान के अनुसार 1.5 मिलियन से 4 मिलियन लोग मारे गए थे। शीत युद्ध काल में, जो शीत युद्ध काल है, इसमें विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही कि शांति, निशस्त्रीकरण तथा जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाया जा सके। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया, याद रखिएगा। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का गोवा भाग पुर्तगाल के अधीन, जो गोवा था, ये पुर्तगाल के अधीन बना रहा। अमेरिका ने 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया कि गोवा पुर्तगाल का ही एक प्रदेश है। उसने भारत की तब आलोचना की जब 14 वर्षों तक धैर्य रखने के बाद 1961 में उसने गोवा को फौज भेजकर मुक्त करा लिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के साथ साथ ब्रिटिश उदारवाद एवं महात्मा गांधी के विचारों से भी प्रभावित थे। वे जर्मन राष्ट्रवाद से किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं थे। उनके प्रसिद्ध ग्रंथों विश्व इतिहास की झलक, आत्मकथा, याद रखिएगा, उनके प्रसिद्ध ग्रंथों विश्व इतिहास की झलक, आत्मकथा, लेखों तथा भाषणों से उनके समाजवादी विचारों की स्पष्ट झलक मिलती है। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल में लगभग 35 महिला स्कूल खोले। कितने? 35। प्रसिद्ध उपन्यासकार जो थे, बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। अबुल कलाम आजाद देवबंद से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। किसका? अल नदवाह। 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंडिया विंस फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति का प्रतिपादन 6 अप्रैल 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किया गया। इस नीति में पहली बार देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना की गई। इसके अंतर्गत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का विभाजन किया गया और दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग उद्योगों का निर्धारण किया गया।
भारत में सर्वप्रथम केरल में वर्ष 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। नेहरू गांधी जी के सत्य, अहिंसा तथा अस्पृश्यता जैसे राजनैतिक और सामाजिक सिद्धांतों के अनुयायी थे, जबकि कई आर्थिक सिद्धांतों पर दोनों में गहरे मतभेद थे। जहां भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु और कुटीर याद रखिएगा, भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु और कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया। वहीं नेहरू जी भारी औद्योगिकरण के पक्ष पोषक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लेमेंट एटली ने कहा था कि डोडो, यानी जो कि एक विलुप्त पक्षी है, डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। प्रथम अणु बम विस्फोट 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर किया था। तो याद रखिएगा, प्रथम अणु विस्फोट कब हुआ और कहां हुआ? तो 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर किया था, विस्फोट किया था, जो अणु बम था गिराया था। और इसके बाद, ठीक है, कितने दिन? तो 9 अगस्त, यानी 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा अणु बम विस्फोट जापान के ही नागासाकी शहर पर किया गया। तो याद रखिएगा, 6 अगस्त और 9 अगस्त। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को कहां पर? नागासाकी शहर पर। इन दोनों विस्फोटों के परिणाम स्वरूप जापान ने 15 अगस्त 1945 को संयुक्त शक्तियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुई। जो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांस में। यह क्रांति सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश एवं अयोग्य राजतंत्र के विरुद्ध मध्यम वर्ग का विद्रोह था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु चौथी पदावधि 1947, 1952 से 1957, 1957 से 1962 और 1962 से 1964 के दौरान 27 मई 1964 को हुई। जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जनता पार्टी के मोरारजी देसाई थे, जो 24 मार्च 1977 को इस पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने गुजरात के सूरत संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूलतः संस्कृत और बंगाली दोनों ही भाषाओं के मिश्रित प्रयोग से की थी। यह उनके उपन्यास आनंद मठ में जो है संकलित है। 1971 के भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ। 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी गई थी। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह के मृत्यु के अवसर पर, मतलब कि जो स्मृति है, मृत्यु की स्मृति में 23 दिसंबर को इनको जो है याद किया जाता है। किसके रूप में? तो कृषक दिवस के रूप में। तो याद रखिएगा, ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, और इन्हीं के स्मृति में, याद में, इनके अवसर पर जो है, इनके जो ये समय है 23 दिसंबर, इस दिन को कृषक दिवस मनाया जाता है। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता, जो कि वर्तमान में कोलकाता नाम है, याद रखिएगा, 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई और इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है, याद रखिएगा, और इसकी स्थापना 1910 में की गई थी। ब्रिटिश राज के समय यहां राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। यह ऑपरेशन 13 से 18 दिसंबर 1948 के मध्य चलाया गया था। पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन जो है राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। जो पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन है, इसको किस नाम से जाना जाता है? राइटर्स बिल्डिंग। कोलकाता स्थित इसी भवन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कार्यालय जो है स्थित है। इस भवन के वास्तुविद थॉमस लियान कौन थे? इस भवन के वास्तुविद थॉमस लियान थे और इसका निर्माण मूलतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर सर्वेंट्स के लिए जो है 1977 में किया गया था।
कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की मदद से जो है समझाया है। तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के मदद से समझाया है। मार्क्स के विचारों में जो है ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राचीन समाज का आधार जो है दासता, सामंतवादी समाज का आधार भूमि, मध्यवर्गीय समाज का आधार नकद पूंजी है। यही उसकी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, उसके अनुसार समाज का इतिहास आर्थिक कारणों से निर्धारित होता है, जिसके मूल में वर्ग संघर्ष का द्वंद्व होता है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर है। यह लगभग संपूर्ण विश्व में प्रयुक्त होता है। फालुन गांग, याद रखिएगा, फालुन गांग विश्वास तथा प्रथा की एक व्यवस्था है। फालुन गांग विश्वास तथा प्रथा की एक व्यवस्था है जो चीन में ली होंगझी के द्वारा 1992 में स्थापित की गई थी। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में 1910 में हुआ था और 18 वर्ष की आयु में उन्होंने एक मिशनरी की सदस्यता जो है ग्रहण कर ली थी। 1929 में भारत आई और यहीं पर रहकर उन्होंने कलकत्ता के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापन कार्य किया। 5 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु के समय उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त थी। फतेह सिंह राठौड़ को टाइगर मैन के उपनाम से जाना जाता है। फतेह सिंह राठौड़ को टाइगर मैन के उपनाम से जाना जाता है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव सिरिमाओ भंडारनायके, जो कि श्रीलंका की थी, इनको प्राप्त है। याद रखिएगा, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सिरिमाओ भंडारनायके, ये श्रीलंका के जो है प्रधानमंत्री थी। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है। तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है। यह ब्रिटेन के फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी अर्थात प्रधानमंत्री का निवास है। यह लंदन की वेस्टमिंस्टर सिटी में स्थित है। चीन ने तिब्बत पर 1959 में कब्जा किया था, जिससे तिब्बत की स्वायत्तता समाप्त हो गई। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस और अन्य स्वतंत्र गणराज्यों के रूप में सोवियत संघ विभाजित हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी और रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया था। 40 वर्षों से अधिक समय के बाद, याद रखिएगा, 40 वर्षों से अधिक समय के बाद 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत हुआ। चीन में वास्तविक कागज के प्रथम निर्माण का श्रेय साई लुन को प्राप्त है। तो याद रखिएगा, चीन में वास्तविक कागज के प्रथम निर्माण का श्रेय साई लुन को प्राप्त है। चीन के लियांग प्रांत के निवासी साई लुन ने 105 ईस्वी में कागज का निर्माण किया था। 14वीं शताब्दी में प्रारंभ पुनर्जागरण को यूरोप में मध्यकालीन सामंतवादी युग की समाप्ति और आधुनिक युग के प्रारंभ के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार प्रारंभ इटली से हुआ और पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में जो है प्रारंभ होने का कारण वहां विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। तो याद रखिएगा, प्रारंभ इटली से हुआ। पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का जो कारण था वहां के विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। दूसरा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। तीसरा, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसका सही जवाब है पहला कथन को छोड़कर, यानी पहला कथन गलत है, दूसरा तीसरा कथन सत्य, बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने पुलिस सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था, न कि वारेन हेस्टिंग्स। इसलिए पहला कथन असत्य है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था, इसलिए दूसरा कथन सत्य है। भारतीय दंड संहिता 1860 लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लागू हुई, कथन तीसरा भी सत्य है। प्रश्न संख्या सेकंड है, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था?
19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? तो आपको मालूम है, सही जवाब है डी ऑप्शन, रूस। 19वीं शताब्दी में रूस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। रूस एवं ईरान तत्कालीन फारस के मध्य तुर्कमनचाई की संधि जो कि 1828 में हुई थी, इसके पश्चात रूस के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज जो थे घबरा गए। इंग्लैंड में विशेषज्ञों ने भारत संकट में है नारा लगाया। अब एक वैज्ञानिक सीमा की खोज आरंभ हुई। उत्तर पश्चिमी दरे जो थे ये भारत के प्रवेश द्वार के चाबी थे। यह सोचा गया कि अफगानिस्तान को एक मित्र या समर्थक शासक के अधीन होना चाहिए। यही एंग्लो अफगान संबंधों का आधार बना। थर्ड नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब होगा 1775 का जो संबंध है आपका वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से है, याद रखिएगा। और आपका जो 1780 है, 1780 का जो संबंध है किससे है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से है। इसके बाद 1824 का जो संबंध है प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, और 1838 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। देखिए 1775 से 1782 के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1780 से 1784 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में अंग्रेजों तथा हैदर अली के बीच हुआ था। आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। 1824 से 26 के बीच लॉर्ड एमहर्स्ट, याद रखिएगा 1824 से 26 जो है लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल जो कि 1823 से 1828 के बीच है, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। ब्रिटिश सेना ने वर्मा सेना को जो है पराजित कर यानडूब की संधि जो कि 1826 में हुई की थी। ऑकलैंड, देखिए ऑकलैंड जो है 1836 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था और उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 1842 के बीच। 4 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो मिलान कीजिए। इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में, याद रखिएगा इलाहाबाद की संधि 1765। एक्सला चैपल की संधि बताइए कब हुआ? 1748। ला बुर्दनासो के द्वारा मद्रास पर अधिकार कब किया गया? ला बुर्दनासो द्वारा जो है मद्रास पर अधिकार 1746 ये रहा। और डुप्ले की पच्युति कब? 1754। सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765 में, एक्सला चैपल की संधि 1748 में, ला बुर्दनासो के द्वारा जो है मद्रास पर अधिकार 1746 और डुप्ले की पच्युति 1754 में हुई थी। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए दास्ता का अंत का जो संबंध है मैल्कम से दिया गया जो कि सही सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा फरुखसियर के द्वारा पुनः जजिया कर आरोपित किया गया था तथा सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा पारित किया गया था। जबकि तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान कर्नल फ्रांसिस फोर्ड के नेतृत्व में अप्रैल 1759 में मसूलीपट्टनम पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था। मैल्कम एक अमेरिकी पादरी थे जिन्होंने भारत की यात्रा कर 1830 के दशक में दक्षिण भारत में दास्ता का ब्यौरा दिया है, परंतु दास्ता के अंत में उनका नाम नहीं जुड़ा है। दास्ता का अंत 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया था। लॉर्ड एलनबरो, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्राय संबंधित माना जाता है? भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्राय संबंधित माना जाता है? थॉमस मुनरो से। ए ऑप्शन, थॉमस मुनरो। प्रश्न काल के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक एवं स्वच्छंदतावाद, ठीक है, इस दृष्टिकोण को जो है प्राय थॉमस मुनरो, मैल्कम, एल्फिंस्टन तथा मेडकॉफ आदि ब्रिटिश प्रशासकों से संबंधित माना जाता है। यह भारतीय गांवों के गणतंत्रात्मक स्वरूप के प्रमुख समर्थक थे।
मुनरो ने मद्रास में 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर है, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया? बताइए। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, उड़ीसा अकाल 1866 से 67 के बीच, डी ऑप्शन। देखिए 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1866 से 67 ने भीषण रूप धारण किया। 1865 ईस्वी में सूखा पड़ा और 1866 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जन क्षति हुई। अनुमान है कि लगभग 13 लाख लोग तो उड़ीसा में ही मृत्युग्रस्त हो गए थे। इस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया। उड़ीसा अकाल भारतीय अकालों के इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके पश्चात सर जॉर्ज कैंपेबेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग के द्वारा किया गया था? भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग के द्वारा किया गया था? याद रखिएगा, स्ट्रेची आयोग, सी ऑप्शन। 1866 ईस्वी में जॉर्ज कैंपेबेल के अधीन अकाल आयोग स्थापित किया गया था, जिसने राहत सेवा को सरकार की जवाबदेही माना। 1876 से 77 ईस्वी के अकाल के बाद 1878 ईस्वी में स्ट्रेची आयोग जो है बनाया गया, स्ट्रेची आयोग, जिसकी अनुशंसा पर 1883 ईस्वी में अकाल संहिता बनाई गई। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए जो एंड्रयूज फ्रेजर है, एंड्रयूज फ्रेजर, इसका संबंध किससे है? तो पुलिस आयोग से। एंड्रयूज फ्रेजर का संबंध पुलिस आयोग। एंटनी मैकडोनल्ड का संबंध अकाल आयोग से है। किससे है? अकाल आयोग। कोलिन स्कॉट मानक्रिफ इनका संबंध सिंचाई आयोग से है। और थॉमस रॉबर्टसन का जो संबंध है किससे है? तो आपको मालूम है, रेल आयोग 1901। इसके बारे में हम लोग दोबारा से रिवीजन करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एंड्रयूज जो फ्रेजर है, एंड्रयूज फ्रेजर, इनका संबंध पुलिस आयोग से था और समय 1902 से 3। एंटनी मैकडोनल्ड संबंध है अकाल आयोग 1901। कोलिन स्कॉट मानक्रिफ संबंध है सिंचाई आयोग, समय है 1901 का। और थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग, समय है 1901 का। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है 2 and 3। 1790 से 92 के बीच जो है तृतीय मैसूर युद्ध और 1824 से 26 के बीच प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण जो है मराठों के आपसी झगड़े तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी। जिस प्रकार क्लाइव ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की थी, उसी प्रकार की द्वैध शासन प्रणाली कंपनी महाराष्ट्र में भी स्थापित करना चाहती थी। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि अंग्रेज तथा महादजी सिंधिया के बीच से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिए गए। अगले लगभग 2 दशक तक शांति बनी रही। इसके बाद है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच। यह युद्ध अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुआ। अंग्रेजों ने मराठों तथा निजाम के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। मिडोज के नेतृत्व में टीपू पराजित हुआ। मार्च 1792 ईस्वी में अंग्रेजों और टीपू के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। संधि के शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज का आधा हिस्सा अंग्रेजों तथा उसके सहयोगियों को देना था। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। इसके बाद प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध लॉर्ड एम हर्स्ट के काल में लड़ा गया था 1823 से 1828 के बीच। यह युद्ध ब्रिटिश औपनिवेशिक स्वार्थ के कारण लड़ा गया। 1825 में ब्रिटिश सेना के सैनिक कमांडर ने वर्मा सेना को परास्त कर 1826 में
यानडूब की संधि की और इस संधि के बाद अंग्रेजी सरकार वाले क्षेत्र का विस्तार हो गया तथा इनके प्रभाव में भी वृद्धि हुई। इसके बाद है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। कब हुआ? 1848 से 1849 के बीच। इस युद्ध का तत्कालीन जो कारण था, मुल्तान के सूबेदार मूलराज का विद्रोह था। मूलराज शेर सिंह और छतर सिंह ने पंजाब को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त कराने के लिए विद्रोह किया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। 1845 से 46 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। इस प्रकार दूसरा तीसरा युग्म सही सुमेलित है। और 11 नंबर है, निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। देखिए, इसका सही जवाब है, अगर कालक्रम के अनुसार अगर इसे व्यवस्थित करेंगे तो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, इसके बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट, और लास्ट में आएगा बंगाल टेनेंसी एक्ट, यानी ए ऑप्शन ABDC। ठीक है, सॉरी यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे। देखिए, पहले ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, इसके बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और बंगाल टेनेंसी एक्ट, इसके बाद आएगा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट है इसका समय 1876, वर्नाक्यूलर और जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है 1878, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट 1890। 12 नंबर में भी आपको सुमेल करना है। सुमेल कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए इसका सुमेल करते। देखिए, वैसे इसका सही जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। आप एक बार इसको मिलान कर लीजिएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाने वाले MG रनाडे ने बाल विवाह, स्त्रियों की परतंत्रता और विधवा विवाह का निषेध आदि जो कुरीतियां थी, कौन कौन? बाल विवाह, स्त्रियों की परतंत्रता और विधवा विवाह का निषेध आदि कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। इन्होंने दक्कन शिक्षा समिति की स्थापना भी की। ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में हुआ था। कब? 1828 से 1835 का समय है विलियम बेंटिंक का। बेंटिक ने कर्नल एस्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। सती प्रथा और शिशु हत्या को बंद करने से ही स्त्रियों की अवस्था नहीं सुधरी, बल्कि उनके लिए विधवा विवाह की अनुमति और विवाह की आयु बढ़ाने जैसे सकारात्मक कार्य करना भी आवश्यक था। इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ, जिसके अंतर्गत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। वस्तुतः पिंडारियों का पहला उल्लेख मुगलों के महाराष्ट्र पर 1689 में 1689 याद रखिएगा। पिंडारियों का पहला उल्लेख मुगलों के महाराष्ट्र पर जो है 1689 ईस्वी के आक्रमण के समय आता है। बाजीराव प्रथम के काल में ये अवैतनिक रूप में मराठों की ओर से लड़ते थे और केवल लूट में भाग लेते थे। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता थे, चेतू, बासिल मुहम्मद और करीम खान। पिंडारियों का दमन करने के उद्देश्य से लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1,13,000 सैनिक तथा 300 तोपें एकत्रित की। उत्तरी सेना की कमान उसने स्वयं संभाली और दक्षिणी सेना की कमान सर टॉमस हिस्लॉप को दी। 1817 ईस्वी तक पिंडारी जो है चंबल नदी के पार तक खदेड़ दिए गए। जनवरी 1818 ईस्वी तक उनका संगठित दल छिन्न भिन्न हो गया। अंततः 1824 ईस्वी तक पिंडारियों का पूरी तरह से सफाया हो गया। और 13 नंबर है, निम्न कथनों का परीक्षण करें। निम्न कथनों का परीक्षण करें और परीक्षण करके आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। तो पहला है, कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में नेतृत्व किया। क्या यह सही है? दूसरा है, मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को जो है मुक्ति दिवस मनाया था। और तीसरा कथन है,
तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता के लिए कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला था और जीतन महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली। चौथा है गदर पार्टी सरदार भगत सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए, डाउटफुल है, सही नहीं है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में की थी। इन्होंने गदर नामक एक पत्र भी निकाला जिसका प्रथम अंक 1 नवंबर 1913 को निकाला गया। मार्च 1914 में इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर जो है स्विट्जरलैंड जाना पड़ा, जहां इन्होंने एक अन्य ब्रिटिश विरोधी समाचार पत्र वंदे मातरम निकाला। पहला दूसरा कथन जो है सही है। तृतीय कथन का यह भाग गलत है कि जीनत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली थी। दिए गए कूट में कोई जो कूट है सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 14 नंबर में देखिए एक जो दिया गया है, एक कोट दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस लाइन को आप एक बार ऑब्जर्व करिएगा। और पूछा गया है कि जो ये लिखा गया है 7 जुलाई के टाइम्स ऑफ इंडिया में यह छपा था। बताइए कब छपा था? 7 जुलाई किस वर्ष टाइम्स ऑफ इंडिया में यह छपा था? तो 7 जुलाई 1896 में, डी ऑप्शन। यह प्रथम भारतीय सिनेमा का विज्ञापन था। 7 जुलाई 1896 को जो है 7 जुलाई 1896 इस दिन टाइम्स ऑफ इंडिया यानी बंबई में यह छपा था। इसी दिन बंबई के वाटसन होटल में द मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से ल्यूमियरे बंधुओं फ्रांस के द्वारा जो है भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित हुआ था। 15 नंबर है ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। बताइए लॉर्ड एटली को, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। लॉर्ड एटली को श्रेय दिया जाता है। ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को भारत को शीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करने की ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने ही कहा था ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। और देखिए हिस्ट्री का जो आपका टॉपिक है लगभग समाप्त होने वाला है, कुछ ही पेजेज बचे हुए हैं और ये मिसलेनियस चल रहा है। इसके बाद 1-2 टॉपिक और है। मिसलेनियस समाप्त होने के बाद बचे हुए टॉपिक को जो है कवर करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और जो लोग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लगातार कमेंट करते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, मैं उन लोगों को थैंक यू बोलता हूं। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। आप लोगों का इसी तरह बने रहना हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक होता है, बहुत ज्यादा उत्साह रहता है हम लोगों में। तो प्लीज आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।